स्वागत है। आज हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के विचार को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो इस काफी जटिल विषय पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि लोकतंत्र की जो बुनियादी बातें हैं उनको साफ साफ समझें और ये देखें कि ये एक गैर लोकतांत्रिक सरकार से अलग कैसे है। हाँ, हम एक आम परिभाषा से शुरू करेंगे, लेकिन फिर उसकी गहराई में उतरेंगे, परत दर परत। हाँ, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि लोगों का शासन शायद काफी नहीं होता ना। हाँ, तो चलिए इस विषय को खोलकर समझते हैं, देखते हैं कि लोकतंत्र असल में है क्या और क्यों इतना जरूरी माना जाता है। तो सबसे आम शुरुआत तो यही होती है, लोकतंत्र सरकार का वो रूप है जिसमें शासकों को लोग चुनते हैं। ये सुनने में काफी सीधा लगता है और जैसे म्यांमार का सैन्य शासन है या सऊदी अरब जैसे राजतंत्र हैं, उनसे अलग करने में ये मदद करता है। एक शुरुआती बिंदु है ये। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना? हाँ। क्योंकि कई सरकारें हैं जो चुनाव तो करवाती हैं, पर क्या वो सच में लोकतांत्रिक होती हैं? ऐसा लगता है कि सिर्फ चुनाव शब्द ही काफी नहीं। बिल्कुल सही कहा। असली मुद्दा यहीं से शुरू होता है। मतलब सिर्फ चुनाव का एक लेबल लगा देने से कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं बन जाती। अच्छा। हमें इस परिभाषा के जो मुख्य शब्द हैं उनको बारीकी से देखना होगा। सिर्फ अब्राहम लिंकन की वो प्रसिद्ध बात, लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार, सुन लेना काफी नहीं है। हमें और गहराई में जाना होगा। तो फिर एक असली लोकतंत्र की पहचान क्या होती है? हमारे स्रोतों को देखने पर कुछ खास बातें, कुछ विशेषताएं सामने आती हैं। जी। पहली तो ये कि अहम फैसले वही नेता लें जिन्हें जनता ने चुना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जैसे पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के दौर का जिक्र मिलता है। वहां चुने हुए नुमाइंदे तो थे, पर जो अंतिम फैसले लेने की शक्ति थी वो सैन्य अधिकारियों और खुद जनरल मुशर्रफ के पास थी, जिन्हें चुना नहीं गया था। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि अंतिम अधिकार है किसके पास। अगर फैसले लेने की असली पावर, मतलब वो अथॉरिटी चुने हुए लोगों के पास नहीं है, तो फिर उसे सही मायने में लोगों का राज कैसे कहेंगे? बिल्कुल। और ये सिर्फ आखिरी फैसले की बात नहीं है, चुनाव खुद कैसे होते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। हाँ। तो दूसरी पहचान है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन का उदाहरण दिया गया है, जहां चुनाव लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि वास्तविक पसंद सीमित हो जाती है। सही। या फिर मेक्सिको का जिक्र है, जहां PRI पार्टी, जो बहुत सालों तक सत्ता में रही, 2000 तक जीतने के लिए कई बार अनुचित तरीके इस्तेमाल करती थी। हाँ, इसका मतलब साफ है कि चुनावों में राजनीतिक विकल्पों के बीच एक असली चॉइस होनी चाहिए और जो लोग सत्ता में हैं उनके हारने की भी एक निष्पक्ष संभावना होनी चाहिए। ये नहीं कि नतीजा पहले से ही तय हो। बिल्कुल। तीसरी बात ये भी बहुत सीधी लगती है लेकिन महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। जी, राजनीतिक समानता। हाँ, यानी हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कई देशों में ऐसा नहीं है। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। या फिर फिजी का उदाहरण है, जहां स्वदेशी फिजी नागरिक के वोट का मूल्य भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। ये तो लोकतंत्र का एकदम मौलिक सिद्धांत है कि हर वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य समान होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं। और फिर चौथी और आखिरी मुख्य पहचान, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों का सम्मान। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। जिम्बाब्वे का उदाहरण लें, रॉबर्ट मुगाबे की सरकार चुनी हुई थी, लोकप्रिय भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? संविधान बदला, विपक्ष को परेशान किया, अदालतों पर दबाव डाला। तो एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं बनती, उसे संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों की सीमाओं के भीतर काम करना होता है। मतलब सोचने की आजादी, अपनी राय रखने की, विरोध करने की, संगठन बनाने की, ये जो बुनियादी अधिकार हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। और इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य विशेषताएं हो गईं। लेकिन अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र ही क्यों, मतलब ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है? इसके पक्ष में क्या तर्क हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा तर्क है जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा जवाबदेह होती हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन्हें दोबारा चुनाव जीतना होता है। इसका एक उदाहरण भारत और चीन में 1958 से 61 के बीच जो अकाल पड़ा था, उसका दिया जाता है। कहा जाता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जैसी भी प्रतिक्रिया दी, खाद्य कमी पर कुछ कदम उठाए,
जबकि चीन की गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैसा नहीं हुआ और वहां तबाही कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये बात तो है। और शायद फैसले लेने की जो प्रक्रिया है वो भी बेहतर होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग शामिल होते हैं, सलाह मशवरा होता है, चर्चा होती है। बिल्कुल। जब कई लोग मिलकर सोचते हैं, बहस करते हैं, तो जल्दबाजी में या गैर जिम्मेदाराना फैसले लेने की संभावना कम हो जाती है। थोड़ी देर भले लगे, लेकिन फैसला बेहतर हो सकता है। हाँ। और साथ ही भारत जैसे देश को देखें, जहां इतनी विविधता है, अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, लोकतंत्र इन मतभेदों और टकरावों से निपटने का एक शांतिपूर्ण तरीका देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और शायद सबसे बड़ी बात, ये नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। वो कैसे? वो जो सिद्धांत है ना, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, वो राजनीतिक समानता पर आधारित है। ये हर नागरिक को एक बराबरी का एहसास देता है। वो सिर्फ एक प्रजा नहीं, बल्कि एक नागरिक है जिसके वोट की कीमत है। और शायद इसमें अपनी गलतियां सुधारने की भी गुंजाइश होती है। बिल्कुल। अगर कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, लोग उससे खुश नहीं हैं, तो उनके पास अगले चुनाव में उसे बदलने का मौका होता है। ये सुविधा गैर लोकतांत्रिक शासनों में नहीं होती। ये भी दिलचस्प है कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का ही तरीका नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिद्धांत, ये विचार परिवारों में या किसी संगठन में वहां फैसले कैसे लिए जाते हैं, उस पर भी लागू हो सकता है। सही कहा। और ये एक तरह का आदर्श भी है, एक आइडियल। शायद ही कोई देश परफेक्ट या आदर्श लोकतंत्र हो। एक होता है न्यूनतम लोकतंत्र, जहां बस चुनाव वगैरह होते हैं, और एक होता है अच्छा लोकतंत्र, जहां ये सारे सिद्धांत, ये मूल्य ज्यादा गहराई से लागू होते हैं। तो ये एक मंजिल कम, एक सफर ज्यादा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने लोकतंत्र की एक बुनियादी समझ बनाने की कोशिश की। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा श्रोताओं को। स्रोत ये इशारा करते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ शासकों के बारे में नहीं है, ये हम पर, यानी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी बहुत निर्भर करता है। तो इससे एक जरूरी सवाल उठता है, किसी देश का भाग्य, उसका भविष्य असल में किस पर ज्यादा निर्भर करता है? सिर्फ उन पर जो शासन कर रहे हैं, या इस पर कि नागरिक होने के नाते हम सब क्या करते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा।